नमस्ते सबको, आपको मेरा नमस्कार। आज का जो मुझे बोला गया था वुमेन एम्पावरमेंट या स्त्री से जुड़े मुद्दों पे सबके सामने मैं कुछ केस स्टडीज पेश करना चाहती हूँ। हम में से कितने लोग वो हैं केस स्टडीज कि किस तरह के कानून हमारे समाज पे थोपे गए हैं जेंडर एम्पावरमेंट के नाम पर या स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर। फैमिली लॉज में क्या क्या आते हैं? मैरिज लॉ और क्या? अडॉप्शन या डिवोर्स, ओके, एलिमनी वो जुड़ जाता है। मैरिज एक्ट वो तो बोल चुके हैं। डाउरी लॉ भी उसी में आता है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ भी उसी में आता है, और ऐसे कई सारे कानून जुड़ जाते हैं। आप में से कभी किसी ने इन कानूनों को पढ़ा है? नहीं, नहीं ना? हाँ, मेरा भी अनुभव है। मैंने करीब 40 साल लीगल एड किया और सबसे मुझे हमेशा दुखद बात ये लगी कि महिलाएं या फैमिलीज जब पिटते हैं तब आते हैं रोते हुए, हमें तो पता ही नहीं था कानून ये कहता, हमें तो पता ही नहीं था। किसी को कानून नहीं पता, और ये आप पढ़े लिखे लोगों का हाल है। पढ़े लिखे लोगों का, आपका दोष नहीं है। ये कानून पढ़ने लायक भी नहीं है और ऑब्जर्व करने लायक भी नहीं है। क्या आप ये इस बात से तो कम से कम राजी होंगे कि जिस भी समाज पे जो कानून लागू करने हो उनके बारे में सलाह मशवरा सरकार को करना चाहिए जिनके ऊपर कानून लागू होने। अंग्रेजी हुकूमत भी करती थी। जब उन्होंने कोई भी उल जलूल का कानून पास करना होता था तो कम से कम शो के लिए वो उन संप्रदायों से उन कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे, चाहे नौटंकी हो पर करते थे नया कानून लागू करने से पहले। तो अंग्रेज कम से कम करते थे। क्या आपको मालूम है कि इस देश में 47 के बाद जितने भी कानून जिनको आप कहते हैं सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक मुद्दों को लेकर, पारिवारिक मुद्दों को लेकर, आपके हमारे परिवार पर कौन से कानून लागू होने चाहिए, स्त्री पुरुष के आपसी रिश्ते में, बाप बेटी के आपसी रिश्ते के लिए, भाई बहन के आपसी रिश्ते के लिए क्या कानून लागू होने चाहिए, ये हमारे समाज से कभी पूछा नहीं गया। हिंदू कोड बिल से ही ये परंपरा नेहरू ने शुरू कर दी थी कि समाज विरोध करता रह गया और उन्होंने उल जलूल तरीके से बहुत उल जलूल कानून रिफॉर्म के नाम पे, और जितने गुनाह और नालायकियां इस देश में जेंडर जस्टिस, कास्ट जस्टिस वगैरह वगैरह, सामाजिक न्याय के नाम पे जितने भद्दे कानून पास हुए हैं, शायद इन कानूनों को ना पास किया जाता तो हमारा समाज इस बुरी हालत में ना होता। तो ये परंपरा शुरू हुई नेहरू के समय से ही, हिंदू कोड बिल से, और उस वक़्त के ही अगर आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री डिबेट्स, बहुत विरोध हुआ कि आप जो कर रहे हो बहुत नासमझ है नेहरू जी, आपको पता ही नहीं भारतीय समाज कैसे चलता है, उसकी मान्यता क्या है, समझ तो लो पहले अपने को, तो अपनी आंखें तो खोल लो। नेहरू जी ने नहीं सुना क्योंकि कहीं और से डिक्टेट आ रहा था। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, पर जो मेरे जीवन काल में मानुषी की शुरुआत 1978-79 में हुई और उसी के बाद से, उसी दशक के बाद से धड़ल्ले से एक के बाद एक सोशल लेजिस्लेशन, स्त्रियों के अधिकार के नाम पर, फलां ढिमका के अधिकार के नाम पर, SC ST के अधिकार के नाम पर, राइट टू एजुकेशन के नाम पर जितने भी कानून आए हैं, क्या आपको मालूम है ये सभी के सभी फॉरेन फंडेड NGOs द्वारा एडवोकेट किए गए, पुश किए गए, और पार्लियामेंट ने आंख मूंद के इन कानूनों को पास कर दिया। क्या मालूम था? ये नहीं मालूम था। हाँ,
ज़रूरत भी क्या है जब हमसे कोई पूछता ही नहीं है। पर जब हमारे परिवारों में कोई फंस जाता है इन कानूनों के चंगुल में, तब पता चलता है लोगों को कि इनका मतलब क्या है। मैं 2-3 ही उदाहरण दूंगी, क्योंकि हुक्म कहीं और से आता है कि ये पारित होना है। ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, ये नहीं है कि यहाँ जो दिखता है 10-20 लोग एक एनजीओ में चला रहे हैं उसको। ये ही सिर्फ नहीं है, विदेशों से पैसा आता है, करोड़ों रुपए में आता है। हर एक कानून को पास करने के लिए तरह तरह के एनजीओज को करोड़ों रुपया बांटा जाता है, और उसके वजह से वो मीडिया को अपने जेब में रख ही लेते हैं। और सरकार को तो हुक्म है ही, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो। लेट बी वेरी क्लियर, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करने जा रही। एक एक कानून जो है उनमें से एक भी पिछले दशकों में जितने पास हुए, एक भी हमारे लॉ मिनिस्टर ने देख के पास किया हो, या हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, या हमारे सीनियर लीगल प्रोफेशन के लोगों ने, ऐसा नहीं। विदेश से आती है कि ये करना है आपको, और एनजीओ लग जाते हैं, मीडिया खरीद लेते हैं, जजेस के साथ पहले से ही सेटिंग होती है कि ये होना ही है कानून पास। और ये बहुत फर्स्ट हैंड मेरी देखी हुई बातें हैं। अब मैं उदाहरण देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। और ये फॉरेन फंडेड की जब हम बात करते हैं तो फॉरेन फंडेड 2-3 ही किस्म के होते हैं। एक अधिकतर पहले चर्च फंडेड होते थे। चर्च फंडेड होते थे यानी चर्च की जो संस्थाएं हैं वो केवल अपने नाम से सीधे सीधे काम नहीं करती। आप जानते ही हैं धर्मांतरण का आजकल बहुत बहुत चर्चा चल रहा है। पर चर्च खुद, एक तो है धर्मांतरण का काम करना है, पर धर्मांतरण करने से पहले उनका एजेंडा क्या है, क्योंकि हिंदू समाज बहुत ही क्लोज निट समाज रहा है। परिवार, सामाजिक बिरादरी, जात बिरादरी की अहम भूमिका, ये सब बहुत अहम रहे हैं, जो कि तोड़े बिना कन्वर्जन नहीं हो सकती। तो चर्च का या इस्लामी जो कन्वर्शन करना चाहते हैं हिंदुओं को, दो ही फोर्सेस हैं जो कन्वर्शन के लिए लगे हैं, क्रिश्चियंस और इस्लाम। इन दोनों के रास्ते में जो बड़ी रुकावट आती है वो है हमारी जाति व्यवस्था, जाति बिरादरी, उसकी अहमियत। कोई जैसे बनिया समाज से है, गुज्जर समाज से है, तो वहाँ अगर आप कन्वर्ट होते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे जात बिराद से। और बहुत कम लोग, आज की पीढ़ी का मुझे नहीं उतना अंदाज़ा, कम अहमियत देते हैं। पर जात बिराद से बाहर होके कोई रहना नहीं चाहता था, ना ही परिवार से कट के। तो परिवार का एकजुट होना और बिरादरी का एकजुट होना, ये कन्वर्जन के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े रुकावटें रही हैं। इसलिए ये धर्मांतरण करने वाले दोनों मजहबों का एक ही एजेंडा रहता है कि समाज को कैसे तोड़ें। जिस भी समाज में जहाँ भी ये गए हैं, चाहे उन देशों में, अमेरिका जैसे देशों में जो प्री क्रिश्चियन जो समाज था वहाँ का, जहाँ भी इस्लाम भी गया है, उन्होंने समाज को तोड़ा है, परिवार को तोड़ा है। और जब कोई ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो फिर ना तो वो जाट रहता है, ना वो गुज्जर रहता है, ना वो कुकी रहता है, ना वो नागा रहता है, वो क्रिश्चियन बन जाता है। उस मानसिकता से ही सोचना पड़ता है। तो ये जो कानून बने हैं, इनका मकसद ऊपर से शब्दावली थी, सामाजिक न्याय, स्त्रियों को न्याय। जब पता ही नहीं आपको एजेंडा कि क्यों कानून ये लाए जा रहे हैं, समाज तोड़ने के, परिवार तोड़ने के, और बड़ी फुर्ती से हिंदू समाज जुड़ जाता है कि हाँ ये तो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल ईवल्स। आपने ये शब्द सुना होगा, सोशल ईवल्स ऑफ हिंदुइज्म। मैंने आज तक कभी किसी क्रिश्चियन को कहते नहीं सुना सोशल ईवल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, उनके खिलाफ कानून हो। मैंने कभी किसी मुसलमान को नहीं कहते सुना सोशल ईवल्स ऑफ इस्लाम, उनके खिलाफ कानून बनाओ। केवल हिंदू एक मूर्ख समाज है जो सोशल ईवल्स, जो बाहरी हमारे दुश्मन आके
बता जाते हैं कि ये आपके सोशल इवल्स हैं, उनमें जुट जाते हैं हम उनको तोड़ने, ध्वस्त करने। तो अभी जैसे मैं सबसे पहले उदाहरण देती हूँ डाउरी का। आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कितने लोग हैं जो दहेज विरोधी हैं, तो बताइए। वाह वाह वाह। अच्छा, आप में से कितने हैं जिनके परिवार में एक भी चीज न दी गई हो, दहेज के बगैर शादी हुई हो? नहीं होगी। ये मैं जानती हूँ अपने अनुभव से भी। ना तो कोई मैं जज जानती हूँ, ना आईएएस ऑफिसर जानती हूँ, ना पुलिस ऑफिसर जानती हूँ, ना वो लोग जो मेरे करीबी मित्र रहे हैं जो दहेज के विरोधी नारे भले ही दूसरों के घर के आगे या इंडिया गेट पे जाके लगा रहे हों, उन्होंने अपने घर में कभी ऐसा नहीं किया कि अपने परिवार को कहें कि जो दहेज देगा उससे हम रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। नंबर 1, दहेज क्या हिंदू वोकैबुलरी का शब्द है? नहीं। कहाँ से आता है? अरबिक लैंग्वेज से। डाउरी क्या हिंदू है? नहीं, ये आता है पोर्चुगीज लैंग्वेज से, यूरोप से आता है। ये हमारी समस्या ही नहीं है। इसका मतलब हमारे यहाँ क्या इस्तेमाल होता था शब्द? स्त्रीधन। स्त्रीधन और दहेज में उतना ही फर्क है जितना चौक और चीज में। पनीर और चौक दोनों सफेद रंग के हैं, लेकिन आप जानते हैं कितना फर्क है। क्यों? क्योंकि स्त्रीधन का मतलब है स्त्री को दी एसेट्स जो केवल उसके हैं, वो माँ से बेटी को ही पास होते हैं और उनको कोई छू नहीं सकता, ना कोई भाई ना कोई पति, और उसकी वसीयत में जाता है। और स्त्रीधन में केवल वो नहीं आता जो स्त्री खुद कमाती है, जो आपके पिता या माता या बाकी रिश्तेदार देते हैं, और या फिर आपके ससुराल वाले भी जो आपको देते हैं जब आप उस घर में जाते हैं। पति दे, कोई भी दे, वो स्त्रीधन कहलाता है, जो उसकी इनएलिएनेबल प्रॉपर्टी है। और स्त्रीधन में ज़मीन, जायदाद, पशु वगैरह वगैरह, सोना, ऐसी चीज़ें दी जाती थी जिनको कहेंगे सॉलिड एसेट्स। दहेज में अक्सर क्या होता है? 50,000 का सोफ़ा सेट, 10 लाख का घर का बाकी सामान, एसी वेसी ले दिए, यही होता है ना, बर्तन भांडे वगैरह वगैरह। अब दहेज का क्या है? वो सब चीज़ें 10-20 साल में कोई वैल्यू उनकी रहती नहीं। कभी भी स्त्री को कोई प्रॉब्लम आए तो वो क्या सोफ़ा सेट लेके सड़कों पे नाचेगी? नहीं ना, उसकी किसी काम की नहीं है ये। और ये दहेज शब्द ही नहीं, दहेज जिसको प्रथा मान लिया हमने कि हिंदू समाज की ये विकृति है, ये केवल 20वीं शताब्दी की उपज है। 19वीं शताब्दी, 18 शताब्दी, हजारों वर्षों का भारत का जो इतिहास है, आपको कभी दहेज समस्या का नाम भी नहीं होगा। यानी इसका हमारी ट्रेडिशन से, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत बाद में ये दहेज जिसको कहते हैं मुसलमान देते हैं, जहेज बोलते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में इसका ज़्यादा प्रचलन हुआ जहाँ इस्लाम का ज़्यादा जोश था। पर सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज़ी शासनकाल में उन्होंने जब लैंड सेटलमेंट ऑपरेशन किए तो पुरुषों के नाम सारी संपत्ति कर दी। उससे पहले ऐसा नहीं था कि केवल पुरुषों के नाम ज़मीन जायदाद संपत्ति होगी, ऐसा नहीं था। उन्होंने कर दी और स्त्रियों को डिपेंडेंट बनाने को मजबूर, डिपेंडेंट स्टेटस दे दिया। जब डिपेंडेंट स्टेटस दे दिया और उसके बाद जो हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स हुए 47 के बाद, उसमें आपको मालूम होना चाहिए आज तक भी भारत सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स में बेटियों का हिस्सा नहीं रखा। बेटों के लिए है कि हर बेटे के पास इतना इतना हो सकता है, मान लो 18 एकड़ वेटलैंड और ड्राई लैंड का कुछ और, पर बेटियों का नहीं रखा। जब सरकार ने बेटियों को डिसइनहेरिट कर दिया तो परिवारों ने फिर बेटी को कॉम्पनसेट करने के लिए देना शुरू कर दिया। शादी के समय जो भी दे सकते हैं, शादी के समय जो भी दे सकते हैं।
पर जैसे मेरी नानी के समय तक, तब भी पशु दिए जाते थे, गाय भैंस। गाय भैंस क्या, इनकम जनरेटिंग फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। सोना वो भी एसेट है, कभी भी आप उसको आड़े समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बर्तन भांडे भी होते थे तो कॉपर के होते थे, चांदी के होते थे। अभी क्या है, स्टील के, ग्लास के, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको कूड़े के भाव ही बेच सकते हैं, वो टूट फूट जाते हैं। तो ये जो कंज्यूमर गुड्स के रूप में देने की प्रथा शुरू हुई, और उसके साथ एक और शुरू हुई, वो है जिसको आप दहेज भी नहीं कहेंगे, ग्रूम प्राइस कहेंगे। आईएएस बेटा है किसी का तो 6 करोड़ उसको दहेज मिल रहा है। उसी घर में अगर उसका दूसरा भाई स्कूल टीचर है तो उसको कोई 6 करोड़ देगा? नहीं देगा ना। उसको क्या मिलेगा? ग्रीन कार्ड वाला है तो उसको इतना मिलेगा। अगर कोई मामूली पान बीड़ी की दुकान लगाता है तो वो पुरुष तो वो भी है, उसको मिलेगा उतना जो एक ग्रीन कार्ड वाले को मिलेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये जो प्रैक्टिस आई, ये ग्रूम प्राइस का रूप ले ली, क्योंकि आप अपनी बेटी को अपने से बेहतर ऐसे फैमिलीज में देना चाहते हैं जहां एक्स्ट्रा इनकम बहुत हो जाए। आईपीएस ऑफिसर को ज़्यादा दहेज मिलेगा, स्कूल टीचर को नहीं। क्यों? कोई आईपीएस ऑफिसर के खुरकाब के पर लगे होते हैं? नहीं ना, इसलिए कि वो ऊपर की कमाई बहुत होती है, करोड़ों रुपया ऐसे ही बना लेते हैं आईएएस ऑफिसर भी, इनकम टैक्स ऑफिसर भी। तो जो खासकर सरकारी ओहदों पे है, जिनके पास भ्रष्टाचार की ज़्यादा कमाई आनी है, सबसे ज़्यादा उनको मिलती है, जिसको आप कहेंगे ग्रूम प्राइस। आई वोंट कॉल इट दहेज। सो इसका सारा बहुत विकृत रूप बन चुका है। इसका स्त्री के धन से, स्त्री के राइट से बहुत नगण्य उसका आप ग्रूम प्राइस दे रहे हैं कि ये जो आईएएस ऑफिसर दामाद अगर बन जाता है तो हमें पेट्रोल पंप दिलवा देगा, हमें इसी परिवार के लोगों को कोई लैंड दिलवा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इसमें बेटी का हिस्सा नहीं जा रहा, आप अपने पूरे परिवार की अपवर्ड मोबिलिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि बेटी के हिस्से की बात कर रहे हैं। और ये जो अलग से विकार आया, तो जैसा मैंने कहा कि जब सबसे ज़्यादा दहेज लेने वाले सरकारी दफ्तरों में सबसे उच्च ओहदों पर बैठे हैं, तो इसको रिमूव कौन करेगा? आप बताइए। आपने उठा तो दिया हाथ कि हमारे फैमिली में नहीं होते, हम सब एंटी डाउरी हैं। आप क्या अपने सर्कल में अगर कोई सरकारी दफ्तर में अपर डिवीज़न क्लार्क भी है, उसकी शादी में ऐसा हुआ है कि बिना दहेज की शादी हुई हो? नहीं। तो जब सारे समाज में इतनी व्यापक ये हो चुकी है, तो अब आप फॉरेन फंडेड एनजीओज ने 1980s में ये नहीं बताया कि भारत की परंपरा, हिंदू समाज की परंपरा तो स्त्री धन थी, हमें उसको इस्टेब्लिश करे रखना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ तो स्त्रियों को दान किया जाता है, और दान का मतलब भी नहीं पता जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। कन्यादान ये ऐसा नहीं है कि कोई जैसे दान के कंबल आजकल देते हैं, सबसे घटिया कंबल उठा के दे दो। कन्यादान का मतलब है आपके घर की सबसे प्रेशियस जो चीज़ है, जो व्यक्ति है, उसको आप गिफ्ट के रूप में एक नए परिवार में भेज रहे हैं, और उसको खूब संपन्नता के साथ भेज रहे हैं, मान इज्जत के साथ भेज रहे हैं। और मान इज्जत केवल उस बेटी का नहीं कर रहे, उसको गहने दिए, उसको ये दिया, पर जिस परिवार में जाना है उसको भी गिफ्ट्स दे रहे हैं कि अब से ये आपके परिवार पे हक जताएगी, अब कल से इसने आपके परिवार में हक जताना है, और हमारे से अब इसका रिश्ता। तो अगर वो गिफ्ट्स के रूप में आदान प्रदान होता है तो उसको इतना विकृत रूप से पेश किया गया कि उसको क्राइम ही बना दिया गया। कोई भी क्राइम को आपने बैन करना है, मान लो आपने मर्डर को बैन करना है, मतलब ये कहना है कि ये जुर्म है, इसकी कड़ी सज़ा होगी,
तो मर्डर की परिभाषा देनी पड़ेगी ना। मौत तो मर्डर से भी होती है, मौत तो एक्सीडेंट से भी हो सकती है, मौत तो सुसाइड से भी हो सकती है, मौत तो डॉक्टर की लापरवाही से भी हो सकती है। अब क्या इन सब की सज़ा एक ही हो सकती है? नहीं ना। मर्डर यानी किसी ने जानबूझ के गला किया, किसी का काटा, उसकी हत्या की, तो उसकी सज़ा बहुत कड़ी होगी। डॉक्टर की गलती से, नेग्लिजेंस से किसी की मौत हो गई, उसकी अलग कहानी बनती है। किसी ने सुसाइड कर ली या एक्सीडेंट में हो गई, तो उसमें किसी को आप दोष नहीं देते हैं। यहाँ जो है यानी सज़ा देने से पहले आपको परिभाषा देनी आनी चाहिए कि जुर्म क्या है, एक्यूरेटली उसको आप। अब मैं आपको डेफिनेशन ऑफ डाउरी पढ़ के सुनाती हूँ, अंग्रेजी में पढ़ूंगी, फिर देखना आपका चक्कर आता है कि नहीं दिमाग। Definition of dowry: any property or valuable security given by one party to a marriage to the other party to the marriage, or by the parents of either party to a marriage, or by any other person to either party to the marriage, or to any other person at or before or any other time after the marriage in connection with the marriage of the said parties. समझ आई? आई? क्या तुक हुआ? बताइए, मतलब बताओ, आ गई समझ तो। शादी के एवज में लड़की वाले अपनी बेटी को, दामाद को या उसके किसी रिश्तेदार को या कोई और व्यक्ति, चाचा, मामा, शादी के एवज में कोई गिफ्ट देता है, या कोई और व्यक्ति एक दूसरे के साथ ये आदान प्रदान करता है, कोई भी, तो वो डाउरी कहलाएगा। और इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम ये मानते हैं मेरी बहन की शादी है और मैं उसको एक टेबल लैंप दे देती हूँ गिफ्ट में, या मान लीजिए 2 चूड़ियाँ सोने की दे दी या चांदी की, जो भी, तो मुझे भी डाउरी लॉ में पकड़ धकड़ लेना चाहिए। वो भी छोड़ो, जब वो बहू जाती है अपने ससुराल तो उसकी ससुराल में उसको 21 साड़ियाँ दी जाती हैं, 50 तोले सोना दिया जाता है, अलग अलग लोग गिफ्ट्स देते हैं, मुंह दिखाई देते हैं, सबको धड़ पकड़ लेना चाहिए। इसका मतलब ये सब डाउरी में लेन देन में आ जाएगा। दैट इज़ हाउ लूज एंड फजी द डेफिनेशन इज। तो ये डेफिनेशन दे के कोई शादी आज तक हुई है जहाँ कभी किसी ने कोई गिफ्ट ना दी हो? हुई है कभी? दुनिया के किसी हिस्से में कभी नहीं। यूरोप में, अमेरिका में गिफ्ट्स ना दे पेरेंट्स या रिश्तेदार होता ही नहीं है। और इतनी भद्दी बेवकूफ़ डेफिनेशन देने के बाद कहते हैं कि कम से कम 5 साल की सज़ा होगी, जेल होगी और फाइन होगा। और कायदे से ये भी कहा गया कि लेने वाला और देने वाला दोनों गिल्टी हैं डाउरी के, यानी डाउरी लेने वाला, डाउरी देने वाला। भारत के इतिहास में, पिछले 40 साल के इतिहास में, 50 साल के इतिहास में एक केस बताइए जहां लड़की वालों को जेल भेजा गया हो कि आपने दहेज क्यों दिया? जानते हैं कोई केस? पर आप जानते होंगे बहुत से लड़के वाले जेल पहुंचे हुए हैं कि नहीं? भारी मात्रा में। तिहाड़ में आधे से ज़्यादा लोग तो सच्चे झूठे डाउरी केसेस में फंसे हुए हैं। तो जब ये तो वो ही हुआ ना कि घूस देना अपराध है, पर बेचारा घूस लेने वाला तो फंस गया, देने वाले को कहा है बेचारा इसने तो मजबूरी में दी होगी, ऐसा तो हमारा कानून नहीं कहता। पर डाउरी के केस में कहते हैं हाय बेचारे लड़की के माँ बाप, उन तो मजबूरी में दी होगी। पर सच तो ये है कि शादी के समय हमेशा जब भी आप पेरेंट्स से पूछो, बोलेंगे अरे अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेज दें, अपमान की बात है, इतनी प्यारी है, हमारी जिगर का टुकड़ा है, तो सम्मान से वो हॉस्टल भी जाती है पढ़ने, तो हम इतना सारा नया सामान उसको देते हैं, अब परमानेंटली जा रही है, खाली हाथ कैसे भेजें। दूसरा, मैं आज तक कोई लड़की नहीं देखी जो खाली हाथ जाना चाहती है। खाली हाथ यानी खाली हाथ। 2 ही केवल डाउरी लेस वेडिंग्स देखी हैं, वो मेरे भाइयों की, क्योंकि उस वक़्त मैंने
प्रण ले लिया था कि मैं कोई दहेज वाली शादी अटेंड नहीं करूंगी, तो एक सुई भी नहीं आने दी मैंने। मुझे एक साड़ी दी गई उनके ससुराल की तरफ से, मैंने वो भी वापस कर दी। और सभी ने मजाक उड़ाया हमारा, पर एक कुछ भी उन परिवारों से नहीं आया। पर उसके अलावा और किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे कजन्स ने, मेरी दोस्तों ने, मेरी फेमिनिस्ट बहनों ने, जो दिन रात एंटी डाउरी हाथ उठा के नारे देती हैं, सबके घर में आती है, सबके घर में जाती है। एक हाथ से लेते हैं, बेटी के समय देते हैं, बेटे के समय लेते हैं, सब घर में चल रहा है, पर सब विरोधी भी हैं। तो ये क्या बीमारी है हिंदू समाज को? आपके सबके घरों में हो रहा है और आप उसके विरोधी भी हैं, हाथ उठा देंगे। क्यों? क्योंकि लगना है आपको प्रोग्रेसिव। तो ना तो सरकारी अफसर मानते हैं उसको, ना पुलिस वाले मानते हैं। तो जो ये डाउरी कानून के साथ साथ और 5 साल की सज़ा तो है ही, पर बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे अगर मेरे पे आरोप लगता है कि तुमने मर्डर किया है किसी का, तो जिसने आरोप लगाया है उसको प्रूफ करना होगा, मुझे नहीं। मैं अगर इनोसेंट हूं तो मैं कहूंगी बताइए ना, साक्ष्य दीजिए, कहाँ मैंने किसको मर्डर किया। ये नहीं कि आरोप लगाया और मुझे जेल भेज दिया। लेकिन डाउरी कानून में बर्डन ऑफ प्रूफ, मेरे ऊपर अगर आरोप है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, और वो कोई आसान काम नहीं है कि मैं कहूँ नहीं मैंने नहीं ली। और इसीलिए बहुत भारी मात्रा में झूठे केसेस हो रहे हैं। और डाउरी कानून क्योंकि कानून कहता है डाउरी अलाउड नहीं है, लेकिन वॉलंटरी गिफ्ट अलाउड है। चाहे किसी को, मतलब चाहे दामाद को दो, चाहे किसी को दो। अब ये बताइए, जब माँ पिता सोफा सेट, फ्रिज, टीवी, एसी, ये वो बर्तन भांडे देते हैं, कभी आपने देखा है कि फ्रिज पे तो लिखा हो वॉलंटरी गिफ्ट, सोफा पे लिखा हो डाउरी आइटम? नहीं ना। उस वक्त क्या कहते हैं, ये जी सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ये तो हमारी मर्जी है। लेकिन जैसे ही शादी टूटने लगती है तो फिर केवल जो आइटम दिए हैं वो ही नहीं, फिर तो जितना खर्चा फ्लावर डेकोरेशन में हुआ था, तंबू लगाने में हुआ था, या 5 स्टार में या किसी बैंक्वेट हॉल में, वो भी डाउरी में डाल देते हैं कि हमने तो जी 25 लाख खर्च किए। और 25 लाख में वो भी शामिल होगा कि कौन सी आइसक्रीम आई थी, कौन से फ्लावर आए थे डेकोरेशन के लिए। सो द पॉइंट इज, इतनी भद्दी परिभाषा भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी भद्दा हो जाता है, क्योंकि झूठे आरोप, ब्लैकमेल के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है। और वकील भी, क्योंकि इसके साथ जोड़ दिया एक और कानून 498A क्रूअल्टी का है, कि डाउरी डिमांड भी क्रूअल्टी में आती हैं। जो क्रूअल्टी करता है वो उसके लिए बहुत कड़ा प्रावधान है, बेल भी नहीं होती। कंप्लेंट की सबसे बड़ी बात है 498A में, किसी ने कंप्लेंट कर दी, किसी महिला ने, कि मेरे को डाउरी डिमांड के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, सीधा पहले जेल में। उसने ये कह दिया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इन 15 लोगों के खिलाफ। एक भले ही उसकी ननद बैठी है चेन्नई में, दूसरी कैलिफोर्निया में, शी कैन नेम एनी नंबर ऑफ पीपल, ऐसा हुआ भी है। और पूरा यहाँ तक कि छोटी छोटी परिवार की बच्चियाँ, उनके ऊपर भी केस लग के पहुँच गई, वो भी तिहाड़ में। तो ये कानून अलाउ करता है, वकील इनकरेज करते हैं, क्योंकि झूठा केस लगा के इसमें, क्योंकि सीधा जेल हो जाती है, ट्रायल से पहले ही सज़ा हो जाती है। अगर ये है कि आपने आरोप लगाया, चाहे झगड़ा किसी और बात पे हो, झगड़ा ये है कि मैं आपके माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप अलग हो जाओ, पर डाउरी टॉर्चर का केस दर्ज कर दिया और भिजवा दिया जेल में, तो वो परिवार अब जेल से निकलने के लिए वो चाहे 50 लाख मांगे, 1 करोड़ मांगे, रईस हैं तो 5 करोड़ मांगे। और ये वकीलों के साथ अब ये हो गया है कि बड़ी से बड़ी डिमांड करेंगे अगर पैसे वाले हैं,
50% तुम्हारा 50% हमारा, तब तक जेल से बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि बेल भी आसानी से नहीं मिलती। ये कानून है जो हमारे फॉरेन फंडेड एनजीओज ने किया, और इसकी वजह से लाखों करोड़ों परिवार तबाह हो गए। सरकार की खुद की स्टडीज कहती हैं कि झूठे केस ज़्यादा हैं और सच्चे बहुत कम हैं। और मैंने कम से कम 25-30 वर्ष तक केवल महिलाओं के लीगल एड केस किए, उनको सपोर्ट दी जब उनके ऊपर अत्याचार होता था। फिर देखा एकाएक इस कानून की वजह से अत्याचार का दूसरा पहलू सामने आया। तो यहाँ सिर्फ ये मत सोचो कि एज अ वुमन, एज अ यंग गर्ल, मैं जब जाऊँगी तो मेरा अधिकार होना चाहिए, मुझे कुछ कहें तो मैं उनको सबक सिखा सकूं। ये सोचो आपके भाई पे भी हो सकता है, आपके मामा पे भी हो सकता है ये केस। हर घर में, आपके परिवार में, आपके केवल स्त्रियां नहीं हैं, आपके परिवार में आपके भाई भी हैं, आपके चाचा, मामा, भतीजे, कितने रिश्तेदार हैं जो आपको उतने ही प्रिय हैं। जितनी एक बहन है उतना ही प्रिय आपको भाई है। अगर भाई पे ऊपर झूठा केस लगा के और आपको भी लिप्त करके, आपकी माता पिता को भी लिप्त करके भेज दिया जाए, तो आप भी इससे नहीं बचे। सो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ मेन वर्सेस वुमेन। डू यू अंडरस्टैंड? ये मेल वर्सेस नहीं है। आप भी झूठे केस में जेल जा सकती हो। और बहुत सी यंग महिलाएं, बच्चियां गई हैं, जिसकी वजह से फिर उसके बाद उनकी शादी नहीं हो पाती। एक बार कोई तिहाड़ जेल या किसी जेल में रह आए तो आप सोच सकते हैं उस परिवार का क्या हाल होता है। सो डोंट सी इट इज़ अ मैटर ऑफ वी वुमेन वर्सेस मेल। नो, थिंक ऑफ परिवार जिसमें मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे बहुत प्यार के रिश्तों में अक्सर तो रहते हैं। कोई कोई परिवार हैं जहाँ आप अपने भाई से नफरत कर सकती हैं या आपसे वो नफरत करता है, पर ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता ना। तो सवाल इसको अगर केवल आप विमेन वर्सेस मेन, विमेन्स राइट्स का करेंगे, नॉट फैमिली, नॉट कि परिवार कैसे सशक्त होके चले, अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये है विमेन वर्सेस मेन, then you cannot ever make good laws, because we have to coexist in that family, and we are as much affected by what happens to our brother, what happens to our father, etc etc. तो अगर आप देखो इतने झूठे केस जो बने जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, लॉ कमीशन तक ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A जो क्रूअल्टी का प्रोविजन है, और क्रूअल्टी की परिभाषा भी, अगर क्रूअल्टी की परिभाषा ये हो, मान लो कि आपने किसी को इतना पीटा उसकी हड्डी तोड़ दी, या जैसे बहुतों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ, कि सेक्स के समय पति सिगरेट बट से जलाता है, ऐसे होते हैं सिर फिरे दुष्ट, उसको अगर आप क्रूअल्टी माने, या आप ये कि ना उसको खाना मिल रहा है ढंग से, ना कुछ मिल रहा है, और उस पत्नी के हाथ में 2 पैसे भी नहीं दिए जा रहे, जो उसका है वो भी छीन लिया गया जो अपने घर से लाए, इसको अगर आप कहें क्रूअल्टी तो मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन जो क्रूअल्टी की भी परिभाषा है वो उतनी उलझुल है जितनी दहेज की परिभाषा है। यानी ताने देना, किसी की हड्डी तोड़ना मारपीट के और ताने देना, या उसको उसकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करना। अब मेंटल हेल्थ का कोई पैमाना इतना आसान नहीं होता है ना। आप कह सकते हैं कि मुझे जी बहुत डिप्रेशन हो जाता है इनकी आवाज़ से ही, और जैसे मुझे बुलाती हैं। सो मेंटल हेल्थ इज़ अ सेपरेट इशू, एंड अनलेस मेंटल हेल्थ के कोई पैरामीटर्स हों कि आप साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट होना पड़ा, पागलखाने में जाना पड़ा, तब तो बात भी बनती है। लेकिन ताना और पिटाई, किसी की हड्डी तोड़ देना मार पीट के और उसको ताने देना, ये और ताने का कोई प्रूफ नहीं है। तो क्रूअल्टी की परिभाषा इतनी लूज आप नहीं कर सकते, जबकि आप किसी को 5 साल 7 साल या कितने भी साल के लिए जेल भेजने का प्रावधान रख रहे हैं। तो cruelty has also to be defined very very carefully, which our law has not done. तो
मेन बात जो यहाँ पे उभर के आती है, झूठे केसों की भरमार लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट लाखों करोड़ों की संख्या में आज the suicide rate of married men is twice as high as that of women. यानी अधिक पुरुष, मैरिड पुरुष शादी की प्रताड़ना की वजह से, झूठे केसों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्या इसलिए करने, चलो मैं मर जाऊं तो शायद मेरे माँ बाप को छोड़ देइए, घर से निकलवा देना। मैं ऐसी कई केसेस जानती हूँ जहाँ क्योंकि लॉ ने कह दिया कि आपको हिस्सा भी देना है, चाहे हाँ प्रॉपर्टी का हिस्सा। जैसे अमेरिका वगैरह में अगर डाइवोर्स होती है तो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी मानी जाती है जिसका वो आधा हिस्सा ले सकती है। यानी जो कमाई पुरुष और महिला ने मिलके शादी के वर्षों में की, अगर शादी 20 साल की थी तो कितनी कमाई थी उसका हिस्सा, 2 साल की थी तो कितना हिस्सा बनता है। हमारा कानून जो है ये क्रूअल्टी के साथ और डिवोर्स के साथ जुड़ जाता है कि वो आपका प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा, आप ये नहीं, आपके दादा परदादा की दी हुई संपत्ति का भी जो आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद मिलेगी उसमें से भी ले सकती हैं, वो भी डिमांड कर सकती है। और पुरुष अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकता उसको अगर उस परिवार में कोई ज़रूरत हो। सुप्रीम कोर्ट तक ने इन कानूनों को लीगल टेररिज्म की उपाधि देते हुए कहा कि इनको कृपा सुधारिए, ये बहुत से परिवार तबाह हुए जा रहे हैं। और ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स में भी इसका मिसयूज़ का हवाला दिया गया, क्योंकि वायलेंस की भी परिभाषा बहुत भद्दी है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, वो भी सब। और ये सब आरोप लगा के, क्योंकि आपको हक है कि आप उसकी प्रॉपर्टी मांग सके, तो कितना बड़ा इंसेंटिव हो गया कि 3-4 महीने के अंदर फटाफट मांगो और फुट लो, ऐश करो, करोड़ों रुपया मिल जाएगा। तो ये तो इंसेंटिव देने वाली बात है कि कानून का दुरुपयोग करो, और ये इतने पैमाने पर हो रहा है। और मैं बताऊं आपको, जो फिगर्स हैं, फिगर्स रन इनटू मिलियंस। 2000 से लेकर 2014 तक 2.3 मिलियन यानी 13 लाख लोगों का अरेस्ट किया गया 498A में, और अधिकतर ये झूठे केस बाद में पाए गए। और ये और तेजी से बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और हालत ये है कि अब पुरुष डरने लग गए हैं शादी करने से। बहू का आना एक डरावना अनुभव बनता जा रहा है, और बहुत से माँ बाप तो अपने बेटे को कहते हैं अलग हो जाओ, शादी से पहले ही आप इंतज़ाम कर लो, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि हमें बाद में झूठे केसेस में लिप्त किया जाए, पर उससे भी कोई बचत नहीं होती। और दूसरी बात है कि हमारे कानून में झूठा आरोप लगाने पर कोई सज़ा नहीं होती। अगर सिद्ध भी हो जाए कि आपने झूठ बोला, मिसलीड किया कोर्ट को, ना वकील को सज़ा होगी जिसने आपको मदद की झूठ बुलवाने में। इसी प्रकार से 2013 में जो रेप लॉ का सारा मूवमेंट चला, आपने तो निर्भया केस सुना होगा शायद, कि नहीं सुना आपको, पर ये नहीं मालूम होगा उसको चलाने वाले भी सारे फॉरेन फंडेड एनजीओ थे। हम और आप तो केवल भीड़ के रूप में इंडिया गेट पे पहुंच गए या नहीं पहुंचे, ये पूरी तरह तैयार होता। और मैंने तो ट्रैक किया है, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज इसकी करते हैं अगुवाई, उनको उस दौरान कितने करोड़ मिलता है। जैसे इंदिरा जयसिंह है, लॉयर्स कलेक्टिव है, उनका वो सारे मैं आपको फिगर्स मैंने पब्लिश भी किए हैं, आपको दे भी सकती हूँ। जो भी कानून ऐसा आता है, करोड़ों रुपया एक एक एनजीओ को दिया जाता है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, हज़ारों करोड़ों में ये बढ़ता है पैसा देश भर में एनजीओज के, ताकि सारे देश से वो एनजीओज इकट्ठे हो जाएं और मीडिया को भी कब्जा कर लें। पहले से ये प्रीफिक्स्ड सारा शोर शराबा चलता है, और कैसे चलता है बहुत करीबी से मैंने देखा है। तो अब आते हैं रेप लॉ पे, विच इज़ द सेकेंड लॉ दैट आई एम गोइंग टू
2013 में एकाएक बहुत जघन्य अपराध हुआ निर्भया के साथ, जिस तरह उसको मारा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो कानून की कमी की वजह से था हुआ अपराध? नहीं। या उसके बाद जो एक बहुत ही ऊल जलूल का कठोर कानून लाया गया 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी द्वारा, जिन्होंने हम सबसे बोला कि आप अपने अपने सबमिशंस दिए। मैंने बहुत लंबा ऑब्जेक्शंस रेज करते हुए उस वक़्त भी दिया था कि जो आप प्रपोज कर रहे हैं ये कहर ढाएगा, ये वही करेगा जो 498A और डाउरी कानून कर रहा है। पर उस वक़्त क्योंकि पूरा प्रीफिक्स था, और जस्टिस वर्मा ने, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, एक लाइन नहीं लिखी उस कानून की खुद, या जो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सबमिट की, वो सारी इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर, ये 5-6 वकील हैं जो हर कमेटी में बैठे होते हैं, हर ऐसे केस में होते हैं, और इनको हंड्रेड्स ऑफ करोड़ मिलता है इन सब कानूनों को पुश करने का। उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार करके रखी थी, क्योंकि एक महीने में इतनी मोटी सैकड़ों पेज की रिपोर्ट तैयार हो भी नहीं सकती, जो पूरा इनको वक्त दिया गया था। ना उन्होंने किसी और की सुनवाई की, केवल इन्हीं फॉरेन फंडेड एनजीओस के साथ बैठ के। अब जो सारा नैरेटिव चलाया गया, सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा, इंडिया इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बार ये आया अखबारों में, हमारी खुद की अखबारों ने छापा, यहाँ असुरक्षित हैं। अमेरिका ने, जर्मनी ने, सब ने एडवाइजरी इशू कर दी, भारत में मत जाओ, स्पेशली महिलाओं मत जाओ, वहाँ बहुत अनसेफ है, आपका रेप हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा क्राइम होता है महिलाओं के, क्राइम्स अगेंस्ट women are growing and rampant. Of course they are a cause for worry, but to me cause for worry is also crimes against men. Now let's see यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया का स्टेटस क्या है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे, खासकर रेप को लेके। टॉप में आते हैं कंट्रीज लाइक बोत्सवाना, ब्राज़ील, अमेरिका हमसे बहुत आगे है। हमारी रैंकिंग इंडिया की 83rd है, 85th। टॉप में अगर वो हैं जहां सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है रेप का, तो आप मानिए इंडिया में कितना है, 85th रैंक है, और इसमें यूएसए भी 16th है, यानी यूएसए से हम कितना पीछे हैं। इंडिया 1.9। इंडिया में जो रेट है रेप का, यानी पर रेप का जो सिर्फ केस नंबर्स नहीं होते कि पर 100,000 पॉपुलेशन कितने होते हैं, तो अगर मान लीजिए 1.9 है इंडिया का, ग्लोबल एवरेज 11 है, और ऑस्ट्रेलिया का 25.8 है, यूरोप का हमसे लगभग 6 गुना ज़्यादा 8.1 है, नॉर्थ अमेरिका 21.2 फिगर है ये यूएन के, और साउथ अमेरिका 16 पॉइंट, यानी अमेरिका वगैरह यूरोप हमसे कहीं आगे हैं रेप्स के मामले में, नंबर ऑफ रेप्स के मामले में। पर हमें ये बता दिया गया, क्योंकि नया कानून पास करवाना था इन एनजीओज ने, और जुडिशरी से भी फिक्स हो गया कि ये करना ही करना है, पार्लियामेंट भी आंख मूंद के, और जस्टिस वर्मा ने भी आंख मूंद के फॉरेन फंडेड एनजीओज की रिपोर्ट पे हस्ताक्षर कर दिए। स्वीडन भी देखिए, स्वीडन भी विश्वास करिए हमसे कहीं आगे हैं हमसे, 63 पॉइंट या कुछ हो गया था वो जो दिया है फिगर। अब रेप की डेफिनेशन भी, जैसे क्रूअल्टी की डेफिनेशन, डाउरी की डेफिनेशन उल जलूल है। ये जानबूझ के क्राइम्स की डेफिनेशन ऐसे बनाई जाती हैं जिससे उसका मिसयूज ज़्यादा हो। इससे पहले जो रेप का कानून था उसमें ये था कि आपको प्रूव कुछ देना पड़ेगा ना, किसी ने रेप किया कि नहीं आपके साथ। और फिर मैं कह रही हूँ, ये मत सोचो कि आपके साथ रेप होए तो आपको कड़ा कानून चाहिए। आपके भाई के पास के ऊपर, आपके पिता के ऊपर, आपके चाचा मामा के ऊपर झूठा रेप का केस लगता है, आपके पिता पे भी लग सकता है, और लग रहे हैं, तो आप सोचिए क्या होगा। रेप के कानून में पहले ये था कि आपको मेडिकल एग्ज़ाम होगा,
उसमें पुलिस घपले करती है, बेईमानी करती है, वो अलग कहानी है। बट मेडिकल एग्ज़ाम होगा, उसमें सीमन पाया गया कि नहीं, और आपके बॉडी में क्या रेप के, या अगर रेप आप कहती है इसका मतलब किसी ने फोर्सिबली किया, तो आपके बॉडी पे उस कोई घाव है, कोई खींचातानी है, कोई निशान है कि आपने रेजिस्ट किया। नए कानून में कोई ज़रूरत नहीं है, स्त्री ने कह दिया रेप है तो रेप है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है। जैसे कोई महिला फार्म हाउस पार्टी में जाती है अनजाने लोगों के साथ, वहाँ शराब भी पी जा रही है, अपनी मर्जी से गई, या किसी लड़के के साथ होटल में गई, और उसके बाद आके उसने तो गई अपने डेट पे या पार्टी के लिए, रात वहीं रुकी अनजान मर्दों के साथ, पर अगले दिन आके आप कह सकते हैं कि मुझे तो शराब पिला के मेरे साथ रेप किया गया। नॉर्मली सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता कि आप अनजान पुरुषों के साथ रात क्यों बिताने गई थी, क्योंकि अगर आप उनकी पार्टी में जा रही हैं, आप जानती भी नहीं हैं, शराब भी पी रही हैं, नशा भी कर रही हैं, तो इसका मतलब कुछ आपकी उस दिशा में आपको पता है कि ये होने की संभावना है। वुड यू नॉट एग्री? पर नहीं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है वो कोई भी ऐसा प्रूफ होने की। दूसरा ये कहता है कि रेप वो है जो किसी महिला के मर्जी के खिलाफ हो सेक्स, वो तो माना जा, बिल्कुल सही है, मर्जी के खिलाफ है तो रेप ही कहलाएगा। लेकिन मर्जी कैसे प्रूव हो? कंसेंट अनइक्विवोकल होनी चाहिए, यानी वो महिला पूरे पूरे कम्युनिकेट करे कि हाँ मैं सेक्स के लिए तैयार हूँ। तो क्या आप उससे 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवाएंगी हाँ आज चलो करते हैं सेक्स, या क्या कैमरा पे रिकॉर्ड करेंगे लेट्स हैव सेक्स, या आई एम रेडी फॉर सेक्स? ऐसा तो नहीं होता। कैसे प्रूव करेगा अगर बाद में हो? खासकर पहले ये था कि आपने कितने दिन बाद, क्योंकि मेडिकल एविडेंस होना पड़ता था, तो ये था कि कितनी जल्दी आप गई रिपोर्ट करने। ये नहीं कि 15 महीने बाद आपने कहा वो मुझे 5 साल रेप करता रहा, लिव इन रिलेशनशिप है वो रेप करता रहा, आपके कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं। दूसरा, रेप पहले ये था आपके प्राइवेट ऑर्गन में मेल ऑर्गन जाता है, पेनिट्रेट करता है, पेनिस और वगैरह वगैरह कुछ होता है। वो अभी सो कॉल्ड जबरन किस, जबरन फॉन्डलिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स, अब इसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता। आप कहो कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को उसने फॉन्डल किया, अब ये भी रेप में आ गया, कोई वो कैसे प्रूव करे कि नहीं मैं कहीं भी दूर दराज वहाँ नहीं था? द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इतनी स्वीपिंग परिभाषा क्यों की? ये जेंडर वॉर की पॉलिटिक्स है कि पुरुष आज के दिन दहशत में आ जाए स्त्री के पास बैठने से। लफंगे हैं बड़े जो आज भी करते हैं रेप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब पुरुष संभ्रांत हैं और उन पे झूठे ही केस लगते हैं, रेपिस्ट हैं, पर जिसने रेप किया है और इसने नहीं किया उनको एक ही रस्सी से तो नहीं बांधना चाहिए ना, एक ही कैटेगरी में तो नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर रेप की परिभाषा को इतना लूज भी नहीं करना चाहिए कि फोर्स्ड किस, फॉन्डलिंग प्राइवेट पार्ट्स, ये भी आप रेप में डाल दो, क्योंकि इनका कोई प्रूफ नहीं हो सकता कि किस फोर्स थी या नहीं थी, प्राइवेट पार्ट को छुआ कि नहीं। पीनस पेनेट्रेशन प्रूफ हो सकता है, मेडिकल एग्जाम से प्रूफ हो सकता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूफ हो सकता है कि वो किस माहौल में आप दोनों एक दूसरे से मिले थे। ये यहाँ हो ही नहीं सकता। और अगर प्रूफ यही है कि महिला ने कह दिया रेप है तो रेप है, वो गया जेल में। अगेन डोंट थिंक ऑफ इट एज मेन वर्सेस वुमेन। मान लीजिए ये आपके पिता के साथ होता है, आपके भाई के साथ होता है, होगा क्या? सारा परिवार सोशली बहिष्कृत हो जाएगा। आपके परिवार में कोई शादी नहीं करेगा, उस लड़के की बहन की शादी नहीं होगी जिसके ऊपर झूठा आरोप लगा के बंद कर दिया गया। पूरा परिवार, और अभी तो ये भी कर रहे हैं कि इसकी बहन ने कोऑपरेट किया था, मेरी ड्रिंक में शराब उसने बहन ने मिलाई थी, चलो बहन भी अंदर, या माँ ने भी। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ऐसा जो कानून हो
जहाँ झूठे केस इस बुक करना बहुत आसान हो जाए, और एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है सेक्स वर्कर्स की जो फंसाती हैं। सेक्स वर्कर्स यानी प्रोस्टिट्यूट्स डेटिंग करती हैं, फिर जाके सीधे थाने में मेरा मेडिकल एग्ज़ाम कराओ, मेरे साथ रेप हुआ है। और इसमें ये भी है कि आपकी हिस्ट्री भी नहीं पूछी जाएगी। पहले ये था कि अगर आप सेक्स वर्कर हो, किसी पुरुष के साथ गई हो, तो माना जाएगा कि सेक्स वर्कर हो, उसके साथ होटल में गई हो, तो फिर इसका मतलब सेक्स की आपकी मंशा थी। बट इफ अ सेक्स वर्कर कैन गो टू अ होटल एंड देन से नो बट आई डिड नॉट कंसेंट, तो क्या करेगा पुरुष बेचारा? जेल तो पहले जाएगा, फिर कहाँ से प्रूव करेगा? 10 साल, 15 साल, कितने साल? और ये जो झूठे रेप केसेस आ रहे हैं, इसके क्या क्या रूप देख रहे हैं। आपने सुना होगा मधुर भंडारकर का केस, सुना? किसी को याद है? एक प्रीति नाम, जैन नाम की लड़की थी, और बोली 1999 से लेकर 2004 तक इसने मेरे को रेप किया 16 बार, ये कह के कि मैं तुम्हें फिल्म का रोल दूंगा। अब इसको आप रेप कहोगे कि सेक्सुअल ब्राइब कहोगे? अगर आप किसी के साथ सोने को तैयार हो जाती हो, वो कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा या मैं तुम्हें फिल्म का रोल दूंगा, तो इसको रेप कहेंगे क्या? बार बार कहेंगे क्या? इसको क्या कहेंगे? सेक्सुअल ब्राइब कहेंगे। जो आपने ऑफर की उसने ले ली, बट रेप तो नहीं कह सकते। या लिव इन पार्टनर है, आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं, 3 साल रहते हैं, फिर आप चाहते हैं शादी हो जाए, वो नहीं करता, आप कहते 3 साल से मुझे रेप कर रहा था। भरमार है ऐसे केसेस की। या रिलेशनशिप टूट गया, लिव इन भी नहीं है, उसने आप पे रेप का केस लड़के पे लगा दिया कि इसने तो मुझे रेप किया इतनी बार ना। ये नहीं कि लड़के रेप नहीं करते, करते हैं, सजा उनको होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन क्या महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि कम से कम झूठे तो नहीं लगाएं? अगर आप चाहती हैं कि महिला के नाते आपको समाज इज्जत से देखे, ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे केसेस भी हैं जो मेरे पास प्रेजेंटेशन होती मैं दिखाती, जिन्होंने 20-20, 22-22 पुरुषों पे झूठा रेप का केस लगा के बहुत मोटी मोटी रकम की है। कई केसेस में पुरुषों ने आत्महत्या कर ली। और ये जो एक इंडस्ट्री बन गई है, इसमें पुलिस भी लिप्त है। पुलिस, मैं खुद देख चुकी हूँ, ऐसे रात को भटकते धमकते आ जाते हैं कि फला ने रेप का केस किया है, वो सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए। कई थानों में ये रेगुलर इंडस्ट्री है। 1-2 केसेस मैंने खुद ऐसे निपटाए हैं किसी के लिए, जहाँ जिसको वो देखे भी नहीं, जानती भी नहीं, उसको लेके पुलिस आ जाती है आपके घर कि इन्होंने जी आपके ऊपर रेप का केस। सीसीटीवी कैमरा दिखा रहे हैं कि आप तो अपने घर में थे, आप उस कॉलोनी में थे, आप कहीं बाहर नहीं गई, पर कहा गया कि वो फला वसंत विहार के पार्क में जाके मुझे रेप किया गया, जबकि आप अपने घर में बैठे थे। पर डरते क्या हैं लोग कि अगर खासकर कोई नामी ग्रामी है, जैसे कई सारे न्यूज़ एंकर ऐसे ब्लैकमेल हुए, नामी ग्रामी है तो अगले दिन आ जाएगा, मान लो मेरे ही भाई पे, तो अगले दिन अखबार में आएगा मधु किश्वर्स ब्रदर बुक्ड ऑन रेप चार्जेस। अब मधु किश्वर क्या करेगी? सब कुछ बेच के भी कहेगी भाई को छुड़वाओ, तो झूठा है वो कब मैं सिद्ध करूंगी। और सिर्फ भाई की जिंदगी नहीं खराब होने वाली, उसके बच्चों की, उसकी पत्नी की, उसके माँ की, उसके पिता की, उसके सारे जो डायरेक्ट रिलेशनशिप हैं, ये अब सबकी ज़िंदगी खराब करने की इस रेप केस में प्रावधान है। और यही मैं बता रही हूँ, लाखों करोड़ों की संख्या में झूठे केस आए दिन दर्ज हो रहे हैं, और ज़्यादातर लोग पैसा दे के छुड़वा रहे हैं, जिसमें कॉल गर्ल्स भी इन्वॉल्व हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व है, जिसमें स्त्रियां भी झूठे केस जो प्रोफेशन ही बना लिया है। या आप प्रमोशन चाहती हैं, नहीं मिली, आप फिल्म रोल चाहती हैं, आपको नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, रेप का केस। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, ये भी केवल ये नहीं है कि स्त्री के पक्ष में एक तरफा कानून बना दिया ना, ये समाज तोड़ने का है। आज बहुत से पुरुष स्त्रियों को नौकरी नहीं देना चाहते। Now don't think I'm saying it because I have turned anti-women। सारी ज़िंदगी मुझे तो ये खिताब अमर्त्य सेन ने ही दिया था,
मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। पर जब मैंने देखा कि स्त्रियां इतनी बड़ी मात्रा में कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं और कानूनों के माध्यम से समाज टूट रहा है, जो दहशत फैल रही है, और स्त्रियों के लिए भी कोई ये गुड न्यूज़ नहीं है। इस यहीं तक बात नहीं ख़त्म होती। हमारी फेमिनिस्ट बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है कि मैरिटल रेप का भी कानून होना चाहिए, यानी शादी में रेप हो गई। अब इसके भी समर्थक होंगे आप में से कोई कि शादी में कोई रेप करे ना, विच डज नॉट मीन कि ऐसे पुरुष या हस्बैंड्स नहीं है दुनिया में, भारत में भी, जो शादी के रिश्तों में बहुत विकृत किस्म का सेक्स लेके आते हैं और जबरन भी करते हैं, और स्त्री बीमार है क्या है, उसकी जो सेक्सुअल डिमांड्स हैं बहुत सी स्त्रियों के लिए बहुत दुखद हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी इंसिस्ट करते हैं, एनल सेक्स भी, ये भी। सो देयर इज़ क्रूअल्टी, इट्स नॉट दैट दैट डजंट हैपन, बट क्रूअल्टी इन मैरिज अगर हो रही है, उसका इलाज क्या है? इलाज सबसे पहला है उससे अलग हो जा, डिवोर्स, गेट रिड ऑफ सच अ मैन, व्हाई डू यू वांट टू स्टिक टू हिम। दूसरा, अगर आप जायज़ शिकायत लेके जाती हो और उसको सज़ा दिलवाती हो, मुझे कोई शिकायत नहीं इससे, लेकिन जब आप कहते हो मैरिटल रेप कानून होना चाहिए, अब आप बताइए शादी का मूलभूत आधार क्या है कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ सेक्स कर सकते हैं, दोनों को अधिकार है। अगर पत्नी कोर्ट में जाके कहती है कि शादी तो मैंने इससे की पर इससे तो सेक्स ही नहीं होता, तो उसको डिवोर्स मिल सकता है। इट मीन्स ये मैरिज बॉन्ड की कदर रखने के लायक नहीं है, ये मैरिज बॉन्ड की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। वाइस वर्सा, कि अगर पति कहे कि शी इज़ डिनाइंग मी सेक्स, तो शादी नहीं चल सकती, क्योंकि वो एक उसका शादी का जिम्मेदारी के रूप में है ही और सदियों से चला आ रहा है। पति पत्नी एक ही बेड में सोते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपका पति सीसीटीवी कैमरा रखे? तो कैसे प्रूव करेगा पति, कैसे प्रूव करेगा जब आप मैरिटल रेप के लिए भी पुश कर रही हैं? द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस इज नॉट समथिंग, वुड यू हैव एवर थॉट ऑफ सच अ लॉ? आप में से कोई है जो ऐसा कानून बनाने की फेवर में होती अगर आपसे पूछा जाता? वुड यू? यस, नो? नहीं ना? आप में कोई है महिला जो ऐसा कानून चाहती? नहीं, क्योंकि फिर शादी नहीं टिक सकती। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इन कानूनों को बनाने में ना तुम्हारा हाथ ना मेरा हाथ, ना हमारी लॉ मिनिस्टर का हाथ, ना हमारी सरकार का कोई अपना हाथ, ये विदेश से आते हैं। और इसीलिए इन फॉरेन फंडेड एनजीओज को जो इनके पीछे लगे रहते हैं, और क्योंकि ये सब मेरे मित्र रहे हैं, मैं इनको बहुत करीब से फॉरेन फंडेड एनजीओज की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती आई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि इनको करोड़ों अरबों रुपया बांटा जाता है ये कानून लाने के लिए, ताकि भारत का समाज पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए, शादी टूट जाए। शादी टूटेगी, परिवार टूटेगा, मोहल्लेदारी टूटेगी, स्त्री और पुरुष का रिश्ता इतना विषम हो जाएगा कि आपको नौकरी देने में लोग डरने लगे। आपको नौकरी देने में, आई एम टुडे एक्चुअली अफ्रेड। जैसे मैं आज किसी SC ST को नौकरी देने में इसीलिए डरती हूँ कि झूठा केस लग सकता है, आजीवन मैं जेल में सड़ूंगी। पहले मैं प्रेफर करती थी, अगर मेरे पास कोई आ जाता था SC की एप्लीकेशन, तो मैं उसको प्रेफरेंस देती थी अगर बाकी सब ठीक ठाक है। नाउ आई एम पेट्रिफाइड बिकॉज SC ST कानून का भी ऐसे ही दुरुपयोग हो रहा है, ताकि उससे भी दुराव बढ़े समाज में। ऐसे कितने सारे कानून हैं जिसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, और ये हमारी देन नहीं है। हमारी केवल ये मूर्खता है, जब कोई कानून आता है हम पढ़ते नहीं हैं, हमसे कोई पूछता नहीं है, और हम सोचते नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे समाज पे क्या थोपा जा रहा है कानून, उसकी खोज खबर तो रखें। ना मीडिया पढ़ता है, ना हमारे जजेस ध्यान देते हैं,
कि ये कानून क्या, मैं अगर आपको एक एक क्लॉज की एनालिसिस करके मैं लिख चुकी हूँ, अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो जजेस भी पढ़ सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी पढ़ सकते हैं. लॉ कमीशन कैन डू नथिंग, सुप्रीम कोर्ट कैन डू नथिंग बिकॉज दीज आर प्रीफिक्स मैचेस. और कोई भी समाज, दिस इज माय लास्ट सेंटेंस, अपने को स्वतंत्र समाज कह ही नहीं सकता अगर उस समाज पे क्या कानून लागू होने हैं उसमें उसका कोई योगदान नहीं है. और इस लिहाज से मैं मुसलमान समाज को, उनके उनके कुरीतियाँ ऐसी हैं कि रूह कांप जाती है, लेकिन वो छेड़छाड़ नहीं करने देते. पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं है उनके पर्सनल लॉ में ज़रा भी कॉमा भी लगा सकें, फुल स्टॉप भी लगा सकें. लेकिन हमारे समाज को क्योंकि आदत ही नहीं है एज अ समाज सोचने की, बस सिर्फ प्रोग्रेसिव साउंड करना है, हमें दिखना चाहिए हम प्रगतिवादी हैं, हम प्रो विमेन हैं, हम प्रो ये हैं, प्रो वुमेन, तो हम अपने समाज पर खूनी प्रहार होने दे रहे हैं, अपने परिवार पर, परिवार की संस्था पर और सामाजिक ताने बाने पर. काइंडली वेक अप. थैंक यू.